अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मिस्टर्स। अगर स्टूडेंट्स आप गौर करें तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। वन इज़ थर्मल, टेम्परेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये जो दूसरा वर्ड है इसको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। तो बेसिकली थर्मल प्लस रेजिस्टर्स, ये दोनों क्वालिटीज़ के साथ इसको हम कहते हैं ये डिवाइस थर्मिस्टर है। और इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अ टाइप ऑफ रेजिस्टर। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अ टाइप ऑफ रेजिस्टर्स। ये एक रेजिस्टर की टाइप है whose resistance डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। या स्टूडेंट्स आप इसे कह सकते हैं कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स आर थर्मिस्टर। इसे हम कह सकते हैं कि हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स, इनको हम थर्मिस्टर्स कहते हैं। ये थर्मिस्टर्स खास मटेरियल से बनते हैं और जिसे हम कहते हैं ये सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स हैं। ये हैं सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट। ये सेमीकंडक्टर ऑक्साइड्स हैं इनके साथ। आमतौर पर आप देखेंगे तो इनको ये जनरली आप देखेंगे कि ये आपको मिलेंगे डिफरेंट शेप्स में। जैसे ये आप देख सकते हैं, इनको ये डिस्क फॉर्म में भी आपको नज़र आएंगे, ये आपको रॉड्स की शेप में नज़र आएंगे, ये आपको बीड्स की शेप में नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली थर्मिस्टर्स हैं। अब थर्मिस्टर्स जो हैं, पहले हम इसका सैम्पल देख लेते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर ये यूज़ हो रहा हो तो आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये थर्मिस्टर है। तो ये थर्मिस्टर्स का सैम्पल जो है, दो तरह के सैम्पल हम कह सकते हैं, ये एक, और कुछ बुक्स में आपको ये सैम्पल भी नज़र आएगा। ये एक ही है, इसमें घबराना नहीं है कि ये पता नहीं चेंज हो गया। ये थर्मिस्टर का सैम्पल है, और ये दोनों ही थर्मिस्टर्स के लिए हम डिफरेंट सर्किट्स में यूज़ करते हुए ये सैम्पल यूज़ करते हैं। अच्छा, ये थर्मिस्टर जो हैं इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम देखेंगे नेक्स्ट कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मिस्टर्स। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर वेरी हाई। जो भी मटेरियल जिससे हम थर्मिस्टर बनाएंगे उसे हम कहेंगे कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। पहली प्रॉपर्टी ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होगा। और ये पहले भी हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले इसी यूनिट के शुरू के लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब ये देखें, हमने मटेरियल टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के पढ़े हैं, पीटीसी और एनटीसी। मीन के टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी हो सकती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दो तरह के, इसका मतलब है थर्मिस्टर दो तरह के मटेरियल से बन सकते हैं। ये पीटीसी मटेरियल से भी बन सकता है, ये एनटीसी मटेरियल से भी बन सकता है। हम कहेंगे दे कैन बी फॉर्म्ड विद एनटीसी एंड पीटीसी मटेरियल। और एनटीसी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट, ऐसे मटेरियल जिनका थर्मल कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, और पीटीसी पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट्स। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एनटीसी भी हो सकते हैं, ये पीटीसी मटेरियल्स भी हो सकते हैं। अब थर्ड वन ये है कि देयर रेजिस्टेंस चेंजेस वेरी रैपिडली विद द टेम्परेचर। तो हम इसीलिए तो हम इसे थर्मिस्टर कहते हैं। तो हम कहेंगे देयर रेजिस्टेंस चेंजेस रैपिडली विद द चेंज इन टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती जाएगी। अच्छा, अब हम इसको हम कह सकते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, हम इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसके यूजेस देखते हैं अभी हम कि कहाँ और किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। देखें, हम देखते हैं कि ये कई सर्किट में एज सेफ गार्ड इस्तेमाल होता है, जिसे हम कह सकते हैं इट कैन बी यूज्ड एज, इसके डिफरेंट यूज्ड कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज सेफ गार्ड। सेफ गार्ड अगेंस्ट किसके सेव करता है, अगेंस्ट करंट सर्जेस, यानी जो करंट की फ्लैक्चुएशन है, करंट में जो अप डाउन वेरिएशन होती है उसको सेव करता है किसी सर्किट को। इसे हम कहते हैं कि ये करंट सर्जेस से सेव कर सकता है सर्किट को। अब एक सर्किट हम देखते हैं जो कि इस यूज़ के लिए हम समझ सकते हैं कि मैं ये क्या करता हूँ कि एक सोर्स लेता हूँ और इसको एक सर्किट के साथ, थर्मिस्टर के साथ लगा देता हूँ, और सर्किट में मैं एक यूज़ कर देता हूँ फिलामेंट को। इस तरह से बल्ब फिलामेंट है और
इसको अगर हम यूँ अटैच करें, ये आपको पता है ये जो सैम्बल है ये थर्मिस्टर का है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसे यूज़ करूँ, लेट्स से अगर शुरू में जब आपने इसको करंट पास की तो ज़्यादा टेम्परेचर इतना नहीं होगा और ये कोल्ड होगा। अभी कोल्ड कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस हाई होगी। अगर इसमें फ्लक्चुएशन आती है, इसकी आप ज़्यादा होती है, तो क्योंकि अभी इसकी नॉर्मल कंडीशन है, अभी इसका टेम्परेचर हाई नहीं हुआ, तो रेजिस्टेंस हाई होगी, वो करंट को रोकेगा। लेकिन जैसे कुछ करंट पास होती जाएगी तो थोड़ी देर में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। वार्म होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इसकी डाउन हो जाएगी और फिर आपके इक्विपमेंट को करंट मिलेगी। और इस तरीके से जो करंट सर्जेस हैं वो जो है थोड़ी सी डिले हो जाएंगी बाय द यूज़ ऑफ दिस थर्मिस्टर्स। ये था स्टूडेंट्स पहला यूज़। नाउ द सेकेंड वन। अब हमारे पास सेकेंड यूज़ है, और सेकेंड यूज़ हमारे पास है कि थर्मिस्टर विद एनटीसी कैन बी यूज टू डिटेक्ट हाई टेम्परेचर। ये भी अभी समझ लेते हैं, हाई टेम्परेचर ऑफ मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स। अब ये हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो बात मैंने की कि थर्मिस्टर एनटीसी कैन बी यूज टू डिटेक्ट हाई टेम्परेचर, यानी अगर किसी भी और अलार्म को रिंग कर देगा, ये किस तरह से होगा। देखिए आपने एक मोटर ऑन की है, ज़रा मोटर अगर वर्क कर रही है तो किसी वजह से अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया तो शुरू में क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस जो है, जो हम इसको देखेंगे कि टेम्परेचर अगर मोटर टेम्परेचर लो है, यानी मोटर अभी कोल्ड में है, तो जो करंट जा रही है टुवर्ड्स अलार्म वो वेरी हाई है, जिसकी वजह से अलार्म जो है वो ऑफ होगा। आप कह लें कि टी लो है, कोल्ड है, तो जिसकी वजह से आर हाई है क्योंकि हमने कहा एनटीसी है, तो अलार्म क्या होंगे, ऑफ होंगे क्योंकि करंट नहीं गई। लेकिन अगर मोटर वर्क करने से या जनरेटर या ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है तो अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर हाई हो गया, मीन कि वार्म हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, थर्मिस्टर अपनी रेजिस्टेंस को क्या कर लेगा, लो कर लेगा। जब इसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो फिर अलार्म क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, तो आपको मोटर का जो है वो पता चल जाएगा कि वार्म हो रही है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड यूज़ ऑफ थर्मिस्टर। नाउ द थर्ड वन। थर्ड यूज़ ये आप कह सकते हैं, ये आम भी हैं कि ये थर्मिस्टर्स विद एनटीसी कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर कंट्रोल। हम कह सकते हैं कि थर्मिस्टर्स कैन बी यूज टू कंट्रोल टेम्परेचर। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप देखते हैं आयरन, ऑटोमेटिक आयरन जो होती है उसके अंदर थर्मिस्टर यूज़ किए जा सकते हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर। अब इसी तरह से आप रेफ्रिजरेटर के अंदर, आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर भी ट्रिप करता रहता है और इसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एयर कंडीशन एसी, उसके अंदर भी आप थर्मिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द टेम्परेचर और टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मिस्टर्स एंड इट्स यूजेस। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स इसको हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको समझने के लिए मैं यूँ करता हूँ कि मेरे पास एक सोर्स है, अगर हम एक सोर्स ले लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव और इसको किसी रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ देखें, अगर आप इस सोर्स को इस रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दें, क्या होगा, ज़ाहिर करंट जो है वो इस सर्किट में हम जानते हैं करंट I फ्लो करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमें पता है कि ये जो रेजिस्टर है ये चार्जेस को इतना इजी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है कि इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये चार्ज को नहीं जाने देने दी, ये चार्ज को रोकने की कोशिश। तो ज़रा इस चार्ज को फिर इस रेजिस्टेंस में से पास होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। इसका मतलब है फिर इस चार्ज को इसमें से अगर पास करना हो तो ये बैटरी क्या करेगी, हम कहेंगे कि एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी, सप्लाइड बाय बैटरी। अब ये एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करेगा जिसको हम वर्क कहते हैं, किसके लिए, टू मेक फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दैट रेजिस्टेंस। अब जब ये चार्ज यहाँ से पास होंगे तो क्या होंगे, ये वही एनर्जी क्या करेंगे, एनर्जी डेसिपेट करेंगी, और ये वही एनर्जी जो बैटरी से है वो यहाँ पर डेसिपेट होगी। तो हम इससे क्या EMF क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं, यह एनर्जी सप्लाइड टू, डेफिनेशन बनेगी एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्जेस बाय द
बैटरी और सोर्स, बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी ये जो एनर्जी सप्लाई की है चार्जेस को बैटरी ने, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट याद रखें, ये फोर्स ये इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, इसे हम फोर्स उस तरह की फोर्स नहीं लें। कह सकते हैं कि चार्जेस के ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस से पास होने के लिए चार्जेस के ऊपर एक पुश है, शायद इस वजह से हम इसको कह देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ई जैसे हमने कहा ना, एनर्जी सप्लाई जिसको आपने यहाँ पे कहा ये वर्क है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसे हम लिख सकते हैं W/Q। तो ये बेसिकली EMF की डेफिनेशन है। और इसकी अगर आप यूनिट लिखेंगे तो यूनिट किसके बराबर होगी? यूनिट अगर हम लिखें तो यूनिट इसे हम कहेंगे जूल्स पर कूलम। ये है जूल्स पर कूलम, पहले भी हम पढ़ते आए। इसको हम वोल्ट से लिखते हैं और इसका सिंबल जो है कैपिटल V है। तो ये था स्टूडेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखें डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, EMF के डिफरेंट सोर्सेज हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन से हैं वो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। डिफरेंट है, हम क्या लें, सोर्सेज ऑफ EMF, सोर्सेज ऑफ EMF। तो इसके सोर्सेज कौन से हैं? तो इसके बेसिक 4 सोर्सेज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या लें कि बैटरीज और सेल, बैटरीज जिनको आप सेल्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दी जाती है चार्जेस को। तो ये तो कहा ना एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज, ये वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो सेल्स और बैटरी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हम डिस्कस करेंगे सोर्स वो है जनरेटर, जनरेटर। और जनरेटर में क्या होता है, आप जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स थर्ड पे जो हमारे पास है वो क्या है, वो है जिसको हम कह सकते हैं कि ये थर्मोकपल है, थर्मोकपल। और थर्मोकपल में क्या होगा कि हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से लास्ट में जो है वो है सोलर सेल। ये आप देख रहे हैं कि आजकल मोस्टली यूज़ किए जा रहे हैं सोलर सेल। इसमें क्या कहेंगे कि सनलाइट, सूरज की रोशनी को हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये है क्या और इसको जनरेट करने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई। हम कोई भी बैटरी या सेल ले लें, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है उसे हम देखेंगे। स्टूडेंट देखें, अगर मेरे पास एक सेल हो, एक सोर्स है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसकी कंडीशन मैंने ये रखी है कि नॉट कनेक्टेड, यानी आप बाज़ार से एक सेल ख़रीद के लाए, किसी भी चीज़ से अभी आपने अटैच नहीं किया, किसी सर्किट में नहीं उसको इंसर्ट किया, ऐसे ही आपने हाथ में उठाया हुआ है, तो उसका ये जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी EMF, यानी जो EMF है वही इसका वोल्टेज होगा, क्योंकि आपने उसको किसी भी चीज़ के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया है। तो उसे हम कहेंगे कि ये बेसिकली ये इसका या यूँ कह लें कि जैसे आप बाज़ार से कोई सेल ख़रीदते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं कि 1.5 वोल्ट लिखा होता है। तो वो जो 1.5 वोल्ट होता है, मैं एक आम मार्केट अवेलेबल सेल की बात कर रहा हूँ, उस पर 1.5 जो ये इसकी EMF होती है कि ये अभी आपने किसी सर्किट में इसे इंसर्ट नहीं किया है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसकी EMF है। लेकिन अगर इसी सेल को हम किसी सर्किट में इंसर्ट कर दें इसी को, तो फिर क्या होगा कि ये इस तरीके से मैंने एक सर्किट अटैच कर दिया है, ये स्मॉल आर, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैपिटल आर। अब ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इस स्मॉल आर को हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई है, ये सप्लाई की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस है किस वजह से, ये हम देखेंगे। तो ये है
क्योंकि ये प्लेट्स हैं तो ये है कि इट इज़ ड्यू टू मीडियम या इलेक्ट्रोलाइट जो भी है, इट इज़ ड्यू टू मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है उसके ऊपर ये उसकी वजह से है, जितना ये मीडियम होगा उतना ये आर ज़्यादा होगी। अच्छा, अब अगर देखें तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंडेंस ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। पहला, ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड करेगा। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, जितनी प्लेट्स दूर दूर होंगी ज़्यादा मीडियम इन्वॉल्व होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। दूसरा, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, जितना भी प्लेट्स का एरिया बड़ा होगा ये या छोटा होगा उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा है ये नेचर ऑफ द मीडियम, जो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स है उसकी नेचर के ऊपर ये नेचर ऑफ द मीडियम ऑफ प्लेट्स ये प्लेट्स के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम अगर इसे देखें तो ये इसके लिए कैलकुलेशन देखें तो क्या होगी। देखिए, हमें पता है कि इसमें अगर गौर करें तो ये आर और ये आर सीरीज़ में है। क्यों सीरीज़ में है? अगर आपको याद हो तो पीछे टॉपिक्स में हमने देखा था कि वो कंपोनेंट सीरीज़ में होंगे जो जिनका एक पॉइंट कॉमन होगा। अब देखें, इसका ये साइड अगर देखें तो ये बैटरी के साथ लग गई है, इसके साथ नहीं लगी, और इसकी ये साइड इसके साथ, तो एक साइड इसकी कॉमन है, इसलिए दे आर इन सीरीज़। तो अगर सीरीज़ में हो तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये सीरीज़ में बन रही हैं। तो आप इसे कह सकते हैं आर प्लस आर, क्योंकि ऐड हो जाता है सीरीज़ में। तो अब अगर आप देखें कि इसके अंदर जो है वो करंट क्या होगी, तो करंट हमें पता है ओम्स लॉ से आई ई, ये वाला इसका हमने EMF का है डिवाइडेड बाय, और रेजिस्टेंस क्या है वो है आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस। और अगर आप ई देखना चाहें तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आई आर प्लस आई आर, ये हमारे पास है। और अगर इसको देखें तो ये आई आर किसके इक्वल होता है, ये जो आई आर इसमें से अगर पास होगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसे वी कहते हैं। ये अब आपके पास वी प्लस आई आर, तो अगर आप वी निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, EMF माइनस आई आर। तो ये एक हमारे पास एक रिलेशन बन गया है जो हमारे लिए एक काम आसान कर देगा। वो क्या, देखें इसको मैं 2 में ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि सर्किट ऑफ है, इस स्विच को मैं यहाँ स्विच लगा देता हूँ, स्विच को मैं अगर ऑफ कर दूँ, अगर स्विच ऑफ है तो इसका मतलब है सर्किट में करंट क्या है, I इज़ इक्वल टू 0 है। अगर I 0 है तो इसमें पुट करें तो V इज़ इक्वल टू EMF माइनस 0 इंटू स्मॉल r, तो आप देखेंगे ये आपके पास V EMF के इक्वल है। इसका मतलब अगर सर्किट में करंट ना हो तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस EMF होगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस विल बी EMF। लेकिन अगर सर्किट में करंट हो, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, इसको ऑन कर दूँ, अगर इसे मैं ऑन कर दूँ तो क्या होगा, सर्किट में कोई करंट आई होगा। तो जब करंट आई होगा तो V माइनस आई आर, इसमें से कोई एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये नंबर ज़रा कोई वैल्यू होगी, आर की कोई वैल्यू आई से मल्टीप्लाई होगा, नंबर आ जाएगा जो कि माइनस करेंगे। तो जिसमें पता चला कि ये V बिकम्स लेस देन EMF। इसका मतलब है कि EMF जो है वो ग्रेटर होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। लेकिन याद रखें इस केस में जब आपने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है, यानी ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, ये कंडीशन है। तो याद रखें ये कंज्यूम की कंडीशन है। अगर चार्जिंग की होगी तो फिर वो EMF ज़्यादा होगा, अदरवाइज बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। तो इसलिए हम इसे हम कहेंगे कि जब आप भी किसी भी सर्किट में करंट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से कम होगा। लेकिन अगर सर्किट में करंट नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में डिफ्रेंशिएट करें तो स्टूडेंट्स अब आप कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे, आप लिखेंगे कि जब सर्किट में करंट हो तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और अगर सर्किट में करंट ना हो तो जो उसके अक्रॉस सोर्स बैटरी के अक्रॉस जो EMF जो होगा पोटेंशियल होगा उसको हम EMF कहेंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।